हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो, मैंने यहाँ पे लोयन भी लिया है। ये अपने शिकार को जाने नहीं देता ना। वैसे ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इनमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोटिवेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी किसने प्रपाउंड की, उसका ऑथर भी, और साथ ही साथ वो थ्योरी क्या कहती है वो भी इंपॉर्टेंट है। सेम लीडरशिप में भी जो भी उसकी थ्योरीज हैं, प्लस में लीडरशिप के स्टाइल्स भी हैं इसमें, लीडरशिप के ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल लीडर, ये सब सब इंपॉर्टेंट है इसमें। फाइनल अकाउंट आप देखना, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हो सकता है, इनके दो दो क्वेश्चन भी आए, बट एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो आएंगे ही आएंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से पेपर बनेगा ही बनेगा आपका। फाइनल अकाउंट मेनली पॉसिबिलिटी होती है कि इसका छोटा सा प्रैक्टिकल ही डाल देता है। डेटर वाला, डिस्काउंट वाला, या डेटर्स की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री पूछ लेता है, या फिर थ्योरी में भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री वगैरह पूछ सकता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। और प्रैक्टिकल वैसे कितना आता है, प्रैक्टिकल छोटा सा आता है क्योंकि एमसीक्यू है। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, इसमें क्या क्या आएगा नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस में? आपका बिजनेस में हमने करा भी था ना ये बिजनेस वाला, इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर आगे कॉमर्स के भी हमने टाइप्स करे थे, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। इंडस्ट्री के भी हमने टाइप करे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करी थी। ठीक है। इसका जो चार्ट था जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, उसके चार्ट में से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और साथ के साथ इसमें है बिजनेस रिस्क। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, यही है इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर है ये 11th की बिजनेस स्टडी का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब तक के प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं, PYQ उठा के देख लीजिए आप। हर एग्जाम में गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो का आपको प्रैक्टिकल ही मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग का आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट है अकाउंटिंग, मैचिंग कंसेप्ट वाला। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कन्वेंशन है मटेरियलिटी वाला, मटेरियलिटी कंसेप्ट है, डिस्क्लोजर है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का मोस्टली चांस होते हैं प्रैक्टिकल आने के। ठीक है, प्रैक्टिकल में दो तीन बार तो इसने यही पूछा हुआ है कि ये बिल है, ये किस डेट पे मैच्योर होगा। डेट ही पूछी गई है दो तीन बार तो। दो तीन बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन आया हुआ है दो तीन बार, और डेट ही पूछी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। साथ के साथ इसमें एंट्री भी पूछ सकते हैं, इसकी एंट्री पे भी ध्यान देना। ठीक है, रिटायरमेंट की एंट्री, बिल रिटायर हो रहा है, बिल रिटायरमेंट की एंट्री या इंडोर्समेंट की एंट्री भी करनी है आपको। साथ के साथ छोटा सा डेट का प्रैक्टिकल भी करना है। उसके बाद रेशियो, रेशियो इंपॉर्टेंट है। रेशियो के फॉर्मूले भी पूछ सकता है, रेशियो पे क्वेश्चन भी आ जाता है। इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ सकता है, करंट रेशियो, कोई भी रेशियो पूछ सकता है ये। टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर, जो ट्रायल बैलेंस की एरर होती है, कंपनसेशन एरर वाली। ठीक है, और साथ के साथ उसका रेक्टिफिकेशन भी करना है आपको, कि आप कोई एरर होगी तो आप उसको कैसे इंप्रूव, रेक्टिफाई कैसे करोगे, इंप्रूव नहीं रेक्टिफाई कैसे करोगे। और इसका जो रेक्टिफिकेशन है ये तो प्रैक्टिकली हो गया एक तरफ से देखा जाए, तो एंट्री होगी इसकी तो। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस वाले जो एरर हैं इनका कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट है आपका पूरा का पूरा, और ये आपको कंसेप्ट करना है इसका। उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट वाला, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिक बेसिक इसका देख लेना। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये बैलेंस ऑफ BOP है जो डिसइक्विलिब्रियम में क्यों होता है, उसके रीजन फाइंड आउट कर लेना, क्यों होता है वो डिसइक्विलिब्रियम में, उसके टाइप्स देख लेना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, ये 11th की बिजनेस स्टडी का ही टॉपिक है। अभी मैं सिलेबस बताऊंगी आपको, पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने टॉपिक लिया ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें टेलर के भी प्रिंसिपल आ जाएंगे और हेनरी फ्योल के भी प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, दोनों प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, और ये हमने कर भी लिया टेलर और हेनरी फ्योल वाला। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ आपको मेन मेन करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जैसे एक्ट लगा लो 1912 हो गया, कितने मेंबर, मिनिमम 10 मेंबर। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, इस मेन मेन से ही पूरा पूरा क्वेश्चन, बस मेन मेन कर लोगे ना उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, 99.9 भी नहीं, मैं 100% कह रही हूँ। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में इसका कंपनी का प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या है, कंपनी के कितने टाइप्स हैं, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, OPC है, 1 पर्सन कंपनी है। ये हो गया, इसी में आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है,
कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हो आप। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है, ये कंपनी शेयर वाला, ये सब इसी में ही है कंपनी में, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। शेयर क्या इसका प्रैक्टिकल क्या आ सकता है, फोर फ्यूचर की एंट्री पूछ सकता है, फोर फ्यूचर की रीइश्यू भी पूछ लेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी, इसका इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये मैं करवा दूंगी, ये मैं याद रखती हूँ। कंपनी की थ्योरी भी ये मैं पूरा टॉपिक ही करवा लूंगी कंपनी का। इसी में ही मैं डाल दूंगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पर 2 दिन लगेंगे, एक दिन में मुश्किल होगा, ये पूरा लेंथी है। ये मैं लिख लेती हूँ, ये हमें करना है कंपनी का। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक बार तो यही पूछा गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पूछ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही क्या है, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इतना इजी पूछ लेते हैं। एक बार अगर आप यकीन नहीं मानोगे, पार्टनरशिप का एक्ट पूछा गया, आपने प्रीवियस पेपर करे हैं, तो पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, 1932। पार्टनरशिप में से फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से पूरे पूरे चांस है क्वेश्चन आने के, मैंने नहीं लिखा ना यहाँ पे, एक और भी कर लो। पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन 99.9% आएगा ही आएगा। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है ना, चाहे बिजनेस स्टडी का लगा लो, चाहे आप अकाउंट्स का लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं, 99 भी नहीं, 100% इसमें से आता ही आता है। अगर अब मैं सिलेबस में आऊँ, जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ क्या दिया है, 11th और 12th का ही सिलेबस दिया है। देखो, लास्ट टाइम हुआ था ये, ठीक है, 2021 का लगा लो, 21 का। तो जब ये उन्होंने कहा था कि ये सिलेबस आएगा, लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई थी, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, जो डिफिकल्टी लेवल होगा ना उसका, वो होगा डिफिकल्टी लेवल पीजीटी वाला। अब पीजीटी वाला कैसे, ये बात समझो। पहले, इससे पहले था जो, इससे पहले क्वेश्चन आते थे मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इससे पहले मैंने बच्चों को यही कहती थी, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन 100% आएगा और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी 100% आएगा। मैंने ये लिखे ही नहीं है टॉपिक में, क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो पैटर्न चेंज करा, उसमें बोला कि 11th और 12th का आएगा, और जो डिफिकल्टी लेवल है वो पीजीटी का आएगा। जैसे मान लो हमने लीडरशिप का करना है, 12th में तो है ही है ये सिलेबस, ठीक है, ये साथ के साथ हमने बीकॉम में भी पढ़ा है और ये एमकॉम में भी है, और मोटिवेशन वाला भी है। तो जो ये 12th की बुक्स है ना, उसमें से आपने ये नहीं करना, ठीक है, ये 12th की बुक में से नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये 12th में डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं, बहुत इजी दे रखा है, तो आपको ये पीजीटी वाली लेवल वाला ही करना है। अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाता है तो वो पीजीटी वाला उठाएगा, बिल्कुल ही इजी पेपर बना देगा तो वो 12th वाला उठाएगा। 12th वाला तो सभी बच्चे कर लेंगे, वो इतना टफ है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको कौन सा करना है, पीजीटी लेवल वाला ही करना है। जैसे कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आपको ग्रेजुएशन का उठाने की भी जरूरत नहीं है, वो 12th वाला सफिशिएंट दिया हुआ है, 12th में सफिशिएंट दिया हो जाएगा। रेशो है, रेशो आपको 12th में सफिशिएंट दिया हुआ है, हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, ये चीजें निकल जाएंगी वहां से 12th वाले में से। लेकिन जो ये थ्योरेटिकल है, लीडरशिप और मोटिवेशन है, ये आपको पीजीटी लेवल वाला ही पढ़ना है। उसके बाद ये सिलेबस हो गया हमारा 11th 12th का, बोला है बेसिकली इन्होंने। अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 6 साल के पेपर करवा रखे हैं, ठीक है। एक 2000 जो ये लास्ट पेपर है 21 वाला, लास्ट पेपर है, ये मैं डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है, ये मैं करवा दूंगी। और कंपनी, ये 2 चीजें तो मैं करवा ही दूंगी आपको, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये पेपर हम डिटेल में करेंगे। इस पेपर को डिटेल में कैसे करना है, देखो जैसे 4 ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे चारों ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया तो अगली बार यहाँ से पूरे बनने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, पीवाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो पैटर्न पता चलता है और रेपिटेशन भी हो जाती है क्वेश्चन की, 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पीवाई क्यों करोगे, तो उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें ही सारा आ जाएगा, ठीक है। सेफ साइड पे रह लो, क्योंकि एस्टेट वालों का भरोसा नहीं है। वैसे तो सिलेबस मेंशन है, ठीक है, तो अगर ज्यादा आउट, एक तो क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं, अगर ज्यादा देंगे तो बच्चे आजकल केस भी कर देते हैं, आजकल कोर्ट केस भी बहुत होते हैं कि आपने यहाँ तो मेंशन तो ये कर रखा है और आप दे कुछ और रहे हो, तो कोर्ट केस भी हो जाता है। तो ज्यादा नहीं डालेंगे, ये 2-4 क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जो 21 वाला क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा इन्होंने नहीं करा था, क्योंकि 12th में ना, जो उसमें 12th की अगर बुक्स की बात करूँ, तो बुक्स आप एनसीआर अगर आपके पास है, तो बुक्स हैं जो इसकी अकाउंट्स की, टीएस गिरेवाल चलती है और डीके गोयल चलती है तो सही है, नहीं भी दिक्कत है, नहीं है कोई भी, आप एनसीईआरटी देख लो। एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी अकाउंट्स, एनसीईआरटी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप, एनसीईआरटी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर नहीं जाता है। लेकिन हाँ, जब इन्होंने डिफिकल्टी लेवल दे रखा है ना, तो कुछ चैप्टर्स हमें पीजीटी वाले पढ़ने पड़ेंगे, वो एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी रह गया मेरे साथ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो 17-18 टॉपिक हो गए, इनमें से आपको 18 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे,
ठीक है। 18 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको देखने को मिलेंगे। इससे कहाँ से आएगा पेपर, जब सिलेबस भी डिफाइन है तो पेपर भी तो इसी में से आएगा ना। तो 18 क्वेश्चन आपसे, वैसे तो लीडरशिप और मोटिवेशन के कई बार दो दो भी दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बट मैं मिनिमम ही एक एक मान के ही चल रही हूँ। तो आपको 18 क्वेश्चन इसमें से आराम से हो जाएगा। तो आपने इसमें से किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना। बुक्स के लिए आप एनसीईआरटी कर लीजिए डाउनलोड फ्री में, जस्ट एक रीडिंग ले लीजिए। जो थोड़ा सा आपको एडवांस चैप्टर पढ़ने हैं वो ये वाले पढ़ने हैं, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के आप पढ़ लेना। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैंने थोड़ा सा आपको 12th से ज्यादा ही करवाया था। हेनरी फ्यूल वाला भी याद है, बुक्स वगैरह सब मैंने ये इसमें करवा दिया था, ठीक है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये 12th वाला कर लोगे चल जाएगा। बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज, ये भी 12th का चल जाएगा। कंपनी वाला भी चल जाएगा 12th में, कोई दिक्कत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखना है बस आपने। तो आई होप आपको, अब देखो आपको अप्रोच क्या फॉलो करनी है, ठीक है। अप्रोच के लिए देखो आपको कितने मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग पेपर है, ये सभी को पता है। तो हमें इसमें कितने मार्क्स चाहिए, ओनली 90 मार्क्स ही चाहिए हमें, ठीक है। ओनली 90 मार्क्स चाहिए। अब 90 मार्क्स में आप देखो ये सब की ना, आपसे मैं आपको सच बताऊं तो आप खुद अपने आप को बेटर एनालाइज कर सकते हो। आप देख, जैसे हमारे पास आ गई हिंदी, आ गई हमारे पास, इंग्लिश है हमारे पास, साइको है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश साइको, मैथ हो गया, रीजनिंग होगी हमारे पास, हरियाणा जीके होगी हमारे पास, और हमारा कॉमर्स हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गए। 30 मार्क का ये लगा लो, 10 10 10। कॉमर्स होगी हमारी 60 की, और 15 का ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हो गया 150 ना ये। देखो आप देखो आपकी हिंदी पे कमांड याद आए या इंग्लिश पे याद आए या साइको पे याद आया है, ठीक है। सब्जेक्ट पे तो आपको फोकस करना ही है, क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये तो आपको स्कोर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। उसके बाद आपको क्या अच्छे से आता है, रीजनिंग आती है, मैथ आता है या जीके आता है। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। मैंने जब पहले पेपर दिया था ना, वैसे तो मैंने 2013-14 में दिया था, जब तो ये था ही नहीं, जब नहीं थे ये रीजनिंग वगैरह, जब ये मैथ वगैरह नहीं थे, जब अलग पैटर्न आता था। ये बाद में पैटर्न चेंज हुआ। चलो मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने पेपर दिया था एक बार, 4-5 साल पहले जब ये पैटर्न आया था। जब भी मैंने पेपर दिया होगा तो मैंने क्या करा था, मुझे लगा जैसे मैं कॉमर्स में से, मुझे लगा मैंने मिनिमम मिनिमम 45 तो ले ही लूंगी। मुझे ये था इतने तो मिनिमम मार्क्स हैं, ये तो मेरे मिनिमम ही लेके चली थी, ये तो मेरे आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा इनमें से मैं अब क्या पढ़ूं, क्योंकि मेरे को 45 तो मेरे हो गए श्योर। उसके बाद ये था मुझे 45 तो मुझे और भी चाहिए। अब मैं और 45 में से क्या करूं, तो मुझे लगा कि ना, मैंने इन दोनों पे कंसिडर किया, हिंदी इंग्लिश पे, ये भी 30 की होगी, और मैंने देखा साइकोलॉजी, मैं इनमें से क्या ले सकती हूँ। फिर मैंने साइकोलॉजी भी देखी, हिंदी इंग्लिश भी देखी। मुझे लगा साइकोलॉजी में तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं तो इसके मैंने सिर्फ 15 मार्क्स ही लगाए कि मैं आधा सिलेबस करूंगी और मैं आधा छोड़ूंगी। फिर मैंने हिंदी और इंग्लिश पे ऑब्जर्व किया, मैंने हिंदी के पेपर देखे, और मुझे लगा हिंदी बहुत डिफिकल्ट लग रही थी मुझे, मुझे लगा इंग्लिश इजी है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं इन दोनों को मिला भी लूँ तो मेरे 20 मार्क्स तो आ ही जाएंगे 30 में से, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं इंग्लिश में, मैंने पेपर देखे प्रीवियस पेपर, मुझे इंग्लिश का पैटर्न बहुत ईजी लगा, मुझे लगा इंग्लिश हो जाएगी। और अब आप कहोगे मेरे इंग्लिश में से 15 में से मेरे 14 मार्क्स थे, सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत था, वो भी मैंने ऐसे गलत कर दिया कि इतना इजी पेपर कैसे हो सकता है, वो जान करके डाउट में ही गलत कर दिया मैंने, अपनी बेवकूफी की वजह से ही कर दिया, सही तो मेरे 14 मार्क्स थे। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे हमारा तो हिंदी मीडियम है, आपका तो इंग्लिश मीडियम है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो मेरी एमकॉम है, मेरी बीएड है, मेरी एमफिल है, ये सारी मेरी हिंदी मीडियम से है, सारी की सारी मेरी हिंदी मीडियम से ही है। बट मैंने इस पे ग्रामर पे थोड़ा फोकस करा था, ग्रामर मेरी अच्छी रही है स्टार्टिंग से भी, ये कह सकते हो। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, तो मेरे 14 मार्क्स इजीली आ गए। जबकि मुझे हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी। हिंदी पे मैंने बाद में, अभी तक मैंने हिंदी पढ़नी स्टार्ट करी नहीं, सिर्फ कम ही पढ़ती हूँ मैं, संज्ञा सरनाम थोड़ा बहुत देख लिया कि चलो मेरा काम चल जाए। तो मैंने इन दोनों में से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरे 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर मेरे को ये हुआ, ये मेरे कितने हो गए अब। फिर भी मुझे लगा अभी थोड़े बहुत तो इनको देखना है, मेरे को सिर्फ 10 नंबर चाहिए। तो मुझे लगा अगर मैं नहीं भी पढ़ती ना ये सारी चीजें, हरियाणा जीके है, अगर मैथ है, रीजनिंग है, ये अगर क्योंकि मेरी रीजनिंग स्टार्टिंग से अच्छी रही है, तो मुझे ये था ये 10 नंबर तो मुझे आसानी से मिल जाएंगे, मेरे को स्कोरिंग करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये था मेरा क्वालिफाइंग तो हो ही जाएगा, और मेरे 105 से अब ही थे। तो आप देखो आपका मैथ अच्छा है ना, तो आप मैथ में से 8 नंबर 7 नंबर मैथ को लाने की कोशिश करो। आपकी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग में से 7-8 टारगेट बना के चलो, 7 लेने हैं, 8 लेने हैं। हरियाणा जीके में से आपके कितने आएंगे, क्योंकि हरियाणा जीके है थोड़ा बहुत, हमें हरियाणा में रहते हैं तो हमारा तुक्के भी चल जाते हैं हमारे थोड़े बहुत। तो मुझे ये था 10 नंबर लेने हैं, 3-3 नंबर तो कहीं गए नहीं। तो आप देखो आपकी कमांड किस पे है,
और फिर आप देखो आप कॉमर्स में कितना स्कोर कर सकते हो। मेन ये है क्वालिफाइंग पेपर आपको 90 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पेपर इजी हो जाता है, जबकि यही मैं पीजीटी स्क्रीनिंग की बात करूंगी तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट बनती है। तो एस्टेट कंपैरेटिव इजी होता है, सिर्फ आपको 90 चाहिए। आपकी कॉमर्स पे देखो आप कैसा कर सकते हो, या इंग्लिश से लो, क्योंकि एवरेज ही चाहिए हमें। तो साइकोलॉजी अच्छी है तो आप साइकोलॉजी को पकड़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। हिंदी है तो हिंदी को पकड़ लीजिए। नहीं तो हाफ हाफ तो सब में कर ही लो, हाफ हाफ भी कर लेते हैं हम, जब भी हमारा काफी अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट फेवरेट है उसको पकड़ लो ज्यादा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आप ये बेहतर बना सकते हैं। आप अपने आप को जज कीजिए और उसको अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, हमें कहाँ से लेना, और ये सोच के चलिए हमें इस बार क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। क्यों, वैकेंसी आएंगी, 100% आनी आनी है, ठीक है। तो आपको चांस मिलेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास। और दूसरा, क्वालिफाई करने का सोच के चलो, और ये सोचो हमारा होगा ही होगा। दूसरा, मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। डर के करोगे तो आधा वैसे ही माइंड में डिस्टरबेंस रहती है, तो आधा माइंड वैसे ही नहीं काम करता। तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है। हमारे, ये सोच लो हमारी जॉब, हमारा ये हमारी जॉब है, ठीक है। स्क्रीनिंग को तो भूल जाओ, स्क्रीनिंग तो जब देने जाओगे ना, जब ये क्वालिफाई होगा, तो ये सोच लो हमारी ये जॉब है। जॉब पे कितनी सैलरी मिलती है, 60,000 अप्रोक्सीमेटली लगा के चलो, सोच लो। इसको 60,000 देखो, इसको पेपर मत देखो, इसको 60,000 देखो, देखो कितनी जीरो लग रही है। हाँ, बस ये फील करके पढ़ो, और बहुत अच्छे से करना है। और मुश्किल नहीं है सच में, यकीन मानो, क्योंकि मैं खुद ही बता रही हूँ, मैं आपको हिंदी मीडियम से रही हूँ, ठीक है। और मैंने भी इंग्लिश में 14 मार्क्स, मैंने, मेरे को बल्कि इस बात का, बल्कि मेरे को किसी और चीज का दुख नहीं हुआ, इस बात का दुख हुआ था कि मेरा 1 मार्क्स भी मैंने काम घटवा दिया अपना, ठीक है। तो हो जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस डटे रहो, मोटिवेटेड रहो, और इसके इसकी ना अर्निंग को देखो, बस अर्निंग को देखोगे तो पेपर में मन भी करेगा, और तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हम टॉपिक है वो करते ही रहेंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है पहले क्या चीज पढ़े, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज पहले ही कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बताना वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, आपको कुछ इससे सीखने को मिला या नहीं मिला। थैंक यू सो मच।